हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे और मैं आप सभी को पहले उन प्रश्नों पे डिस्कस करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में हमेशा से आते रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का टीयर 1 का पेपर हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो और उसके नीचे जितने भी आते हैं जैसे कि एसएससी जीडी होते हैं, ये सभी जितने भी पेपर आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मैं बता दूं कि स्टेट एग्ज़ाम कोई भी देने जाएं, अगर साइंस वहां आएंगी तो साइंस इससे बाहर नहीं आता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं जितना भी एकेडमी रिलेटेड पढ़ाऊं वो सभी वीडियोस आप सभी को काम आएंगे। आप सभी देखें, नहीं विश्वास हो तो आप पिछले प्रश्न को रख लें अपने सामने और मेरा वीडियो देख के मिलाएं, आपको उससे रिलेटेड मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए मैं पहला प्रश्न लेता हूं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर प्रश्न 1 दिया हुआ है, टॉर्स इज एन यूनिट ऑफ। इसका अर्थ है कि टॉर्स किसका यूनिट है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, जैसा दिख रहा है आपको प्रश्न। टॉर इज यूनिट ऑफ किसका यूनिट है। नंबर 1 में दिया हुआ है प्रेशर। नंबर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है पावर। मैं बता दूं आपको, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्स और ये रिसेंटली पूछे गए हैं। चौथे ऑप्शन में दिए गए हैं एनर्जी। इसी प्रकार से यही पूछे गए थे डायरेक्टली। और इसका मैं हिंदी लिख दूं, प्रेशर मीन्स दाब होता है और पावर मीन्स शक्ति होता है, फोर्स यानी बल होता है और एनर्जी यानी कि ऊर्जा। आप सभी को पता होगा कि टॉर जो है एक नई मात्रक है और इस नई मात्रक आपको दिखने के कारण आपको लगा हो कि एकेडमी में पढ़े नहीं हैं, तो आप सभी इसको किसके साथ जाएंगे, प्रेशर के साथ जाएंगे। और प्रेशर का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। और इसका अदर्स जो मात्रक होता है वो पास्कल के अतिरिक्त एटीएम, एटोमोस्फेरिक प्रेशर भी होता है। उसके बाद इसका अदर मात्रक टॉर भी होता है। इसके अतिरिक्त इसका एक और मात्रक बार भी होता है। आप सभी को मैं बता दूं कि इनमें क्या रिलेशन है। तो 1 एटीएम, एटोमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 101,325 पास्कल के इक्विवेलेंट होता है। और मैं कहूं कि एक एटीएम जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 760 टॉर। किसके बराबर होता है? 760 टॉर। और ये 760 टॉर 76 mm वायु पारद, आप एक चीज पढ़े होंगे उसमें एक शून्य बढ़ जाने के कारण होता है। आपको मैं बता दूं कि अगर इससे कोरिलेट करने जाएं तो आप पाएंगे कि इतने के बराबर 760 टॉर होंगे। और बार को कोरिलेट करूं मैं पास्कल से तो
100 किलो पास्कल, कितना, 100 किलो पास्कल इक्विवेलेंट टू, अर्थात बराबर होता है एक बार के, एक बार के। तो आपने देखा कि टॉर किसके यूनिट है, प्रेशर यानी दाब की यूनिट है, और इसके 4 यूनिट हैं। पहला तो ऐसा यूनिट है और ये अदर यूनिट है, अदर यूनिट हैं, अर्थात कि अन्य मात्रक हैं, अन्य मात्रक हैं। और ये सभी रिलेशन अगर देखा जाए इन सभी का, तो इस प्रकार से इनका रिलेशन होता है, और एक रिलेशन इनके साथ ऐसा बनता है। अब इसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। इसमें दिया हुआ है शक्ति, शक्ति किसका मात्रक होता है, पावर का, पावर का मात्रक क्या होता है, यहां दाब का मात्रक था टॉर्च, और टॉर मात्रक था, तो शक्ति का भी मात्रक होगा। तो शक्ति की मात्रक होती है वाट, शक्ति की मात्रक कहें या ऐसा यूनिट कहें कि ऐसा यूनिट यानी कि ये है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मात्रक इसको कह सकते हैं। तो क्या होता है भाई, शक्ति के लिए वाट होता है, और वाट जो होता है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकंड भी शक्ति के मात्रक हैं, ये भी मात्रक हैं किनके, शक्ति के। किनके मात्रक हैं, शक्ति के मात्रक हैं, आप सभी देख सकते हैं। अगला मैं बताऊं, आपने देखा कि ये सभी, इसको वाट हिंदी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वाट, ना कि वाट पढ़ेंगे, ठीक है, वाट पढ़ते हैं। चलिए फोर्स के लिए आते हैं। फोर्स के लिए, फोर्स का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, न्यूटन। और इसका सीजीएस जो मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक वो होता है डाइन। पहले तो एमकेएस मात्रक देखें, एमकेएस सिस्टम में देखें, ये जो होता है एमकेएस में, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं डाइन, और डाइन पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस मात्रक। हमने एक तो एसआई मात्रक दिए, एक एमकेएस मात्रक दिया, और एक क्या दिया, सीजीएस मात्रक दिया। 3 मात्रक दिया हमने। अब रही बात ऊर्जा की, तो ऊर्जा की एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल, GOULE, यही शायद अंग्रेजी लिखी जाती है, जूल। और इसको मैं बता दूं कि ये किलो कैलोरी में भी मापे जाते हैं। किस में मापे जाते हैं, किलो कैलोरी में मापे जाते हैं, या कैलोरी में मापे जाते हैं। तो कैलोरी भी लिख दूं, कैलोरी। और मैं बता दूं कि ये अदर मात्रक हैं, अदर यूनिट हैं, मात्रक हैं। और इसके अतिरिक्त आप पढ़ने जाएंगे कि 1 कैलोरी
कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 समथिंग होता है, और ये जूल के बराबर होता है, और ये जूल के बराबर होता है। इसको अदर यूनिट में भी मापते हैं, तो वो अदर यूनिट इसके अतिरिक्त जो हैं इनसे रिलेटेड वो है BTU। इसको बोला जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या बोला जाता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। या इसको और भी बोला जाता है जब इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक ऊर्जा का फॉर्म होता है तो BTU। और क्या हो सकते हैं? ऊर्जा का SI मात्रक जूल भी होता है। उसके बाद किलोवाट घंटा भी होते हैं। इसको ही ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये एक BTU के बराबर होता है, और इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट, ये बोला जाता है। इसके अतिरिक्त इसे अगर वर्किंग फॉर्म में पढ़ा जाए, ऊर्जा को वर्किंग फॉर्म में पढ़ा जाए, या इन दोनों के सम्मिश्रित रूप में पढ़ा जाए, तो इसको पढ़ते समय पढ़ते हैं हॉर्स पावर। क्या पढ़ते हैं? हॉर्स पावर। ये एक यूनिट है। क्या है? ये एक यूनिट है, और इस यूनिट में एक हॉर्स पावर यानी H और P बराबर होता है 746 वाट। अब आप देख सकते हैं कि शक्ति के कोरिलेट करेंगे तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। और यहाँ हॉर्स पावर में एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। यानी कि इनको और इनको कोरिलेट करके पढ़ना है, तो इसके लिए वेट करना होगा, और मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा भी। और इसको इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में भी पढ़ते हैं। किसको? एनर्जी को, ऊर्जा को। हमने ऊर्जा के संबंध में इतना चीज दिया, और आप इसे देखें और समझें। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। आप दूसरा प्रश्न देखें, लगा हुआ है, दिया हुआ है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। आप सभी देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्युत धारा, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है प्रतिरोध, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है विद्युत शक्ति, 4 में दिया है वोल्टेज। अब बताइए, किसी घरेलू परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज का मूल्यांकन वो किस में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, और परिपथ में सर्किट में जोड़ा जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में फ्यूज जोड़े जाते हैं, है ना। और श्रेणी क्रम में जोड़े जाने के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा के द्वारा ये क्रॉस करेगा, और ये प्रतिरोध तो यहाँ आर रेजिस्टेंस करेगा, है ना। फिर यहाँ रेजिस्टेंस करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी ना रेजिस्टेंस करेगा, यहाँ तो प्रवाहित होगी I, यहाँ से I1 प्रवाहित हुई तो यहाँ I2 हो जाएगी, और
I2 यहां से पास करेंगी, क्योंकि ये स्टेशन से पार करने के बाद दूसरे स्टेशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यह विद्युत धारा के द्वारा मापी जाएंगी या प्रतिरोध के द्वारा। तो प्रतिरोध तो कांस्टेंट रहेगा, धारा का मान बदलेगा। तो प्रतिरोध कांस्टेंट होने के कारण ये ओम के नियमानुसार एक निश्चित ताप पर, अचर ताप पर जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होते हैं, है ना। और प्रतिरोध के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि उसी नियम से अगर दो तार अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण उनमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन प्रतिरोध का मान चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ ये प्रवाहित धारा का मान I ही रहेगा, लेकिन प्रतिरोध R1 और R2 ये चेंज हो जाएगा, IR1 और IR2 ये हो जाता है। तो इनका प्रतिरोध किस प्रकार से निकलता है, IR1 प्लस R2 के माध्यम से निकलेगा। ये मैं जब फुल्ली एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाऊंगा कि जब बहुत सारे तार एक साथ जुड़े हुए हों या बहुत सारे उपकरण एक साथ जुड़े हुए हों तब उनमें उपभुक्त ऊर्जा का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बना के दूंगा। ये V निकलेगा, V बराबर IR से, और इसमें भी P का गुणा कर दिया जाए तो P से इधर भी गुणा करना होगा। तो ये चीज मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी इतना जाने कि किस पे डिपेंड करता है, किसके द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा, तो हमेशा बदलता रहेगा, उससे तो मूल्यांकन करना संभव नहीं है। जो स्थिर रहेगा उसके द्वारा मूल्यांकन करना संभव है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, विद्युत धारा के द्वारा। अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को, हवा में ध्वनि की वेग कितना होता है। ऑप्शन 1 में है 110 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 2 में है 220 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 में है 232 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4 में है 343 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको बता दूं कि वायु में वेग पढ़ते हैं तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि वायु की वेग 330 मीटर पर सेकेंड होती है। कभी ये सोचा है आपने, वहां आपको तो डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि 330 मीटर पर सेकेंड होती है, और उसमें ये चीज आपको नहीं बताया गया होता है कि वायु का तापमान वहां क्या होता होगा और उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या रहा होगा, ये चीज नहीं बताई जाती है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 110 मीटर पर सेकेंड, 2 में दिया हुआ है 220 मीटर पर सेकेंड, 3 में दिया हुआ है 232 मीटर पर सेकेंड, 4 में दिया हुआ है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 330 मीटर पर सेकेंड से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। न्यूमेरिकल तो सॉल्व करते हो तो वहां कैलकुलेटर नहीं यूज करने होते हैं आपको क्लास में, इसलिए आपका आंसर सही आ जाता है, उसमें जो दिया गया होता है वो आंसर आता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि टेम्परेचर वाइज वैरी करता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में प्रकाश की चाल, है ना, टेम्परेचर और प्रकाश की चाल किसमें, प्रकाश की चाल वायु में कितनी होंगी, 0 डिग्री टेम्परेचर पे 331.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखें कि इसमें ऑप्शन है क्या 331 के करीब में, कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें दिया हुआ है 344
मीटर पर सेकेंड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी के अनुसार डाटा है। अब आप देख सकते हैं कि यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे 344 है। तो इसमें ऑप्शन को इक्वेट करने जाएं तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इससे कम होता नहीं है, और ये वाला ऑप्शन भी होगा नहीं क्योंकि इससे कम होता नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी होगा नहीं, और ये वाला ऑप्शन होगा, और ये वाला ऑप्शन 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे होता है। कितने डिग्री पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे होता है। प्रत्येक सेंटीग्रेड ताप पे टेम्परेचर वेरी करता है। एक डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने से वायु में प्रकाश की चाल 0.606 मीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर पर सेकेंड, ये वाली एनसीईआरटी की डाटा है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और इतना से बढ़ती है अब देखिए कि यहाँ 22 डिग्री टेम्परेचर था और ये 20 डिग्री पे इतना, तो यहाँ 1 डिग्री में कितना बढ़ता है, यहाँ दिखाऊं, 1 डिग्री में कितना बढ़ता है 0.61 मीटर पर सेकेंड। अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड जाए, यानी कि 2 डिग्री ज्यादा कम है ये, तो होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 छंग के 12 और 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये पॉइंट वाली गणना यहाँ नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पॉइंट वाली गणना नहीं की गई है। अब देखिए कि एक यहाँ से घटाएंगे तो क्या 2 डिग्री यहाँ से घटाएं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिलेगा क्या, और एक यहाँ से घटाएं तो 343 मीटर पर सेकेंड नहीं मिलेगा क्या, ये चीज मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि आप एक बार डाटा पढ़े, डाटा में क्या दिया हुआ है। डाटा में दिया हुआ है कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ में प्रकाश की चाल, इसके लिए पहले सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड में पहला दिया हुआ है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम में प्रकाश की चाल जो दी गई है वो दी गई है आपका 6420 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद निकेल में दी गई है, निकेल में है 6040 मीटर पर सेकेंड, स्टील में है 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहा में है 5950 मीटर पर सेकेंड, पीतल में दिया हुआ है 4700 मीटर पर सेकेंड, कांच में दिया हुआ है 3980 मीटर पर सेकेंड। वहीं द्रव में आते हैं तो द्रव में समुद्री जल में दिया हुआ है 1531 मीटर पर सेकेंड। शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल, बारिश के जल में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल दिया हुआ है 1498 मीटर पर सेकेंड। इथेनॉल में दिया हुआ है 1260 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद मिथेनॉल में दिया हुआ है 1103 मीटर पर सेकेंड। आते हैं अब गैस में, देखते हैं गैस में हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहां से एक प्रश्न बन जाता है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनता है। हीलियम में दिया हुआ है 965 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वायु में दिया है 346 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ऑक्सीजन में दिया 316 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आप सभी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप पाएंगे कि इस प्रकार के डाटा से आप जो दो देख रहे होंगे, इथेनॉल और मिथेनॉल। इथेनॉल में प्रकाश की चाल 1207 है और मिथेनॉल में 1103 है। इनसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस में प्रकाश की चाल होती है। तो हाइड्रोजन गैस में प्रकाश की नहीं, ध्वनि की चाल होती है, वो 1284 मीटर पर सेकेंड होती है,
जो कि प्रश्न बना देता है कि दो लिक्विड कौन से हैं जिनमें हाइड्रोजन से कम प्रकाश की चाल होती है ना। तो ऑप्शन में दे देगा मिथेनॉल और इथेनॉल, ऐसा ऑप्शन। ये एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार है। बाकी सब जैसे जैसे इम्प्रूव करेगा बनेगा, तो आप ये याद रखेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चेंज होने पर ध्वनि की चाल किसी भी मतलब वो वायु के लिए या गैस के लिए जो होता है वो होता है 0.61 मीटर पर सेकेंड होता है, और इस प्रकार से यह चेंज होता है। आप करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी एक अक्रिय गैस जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। 1 नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस नहीं है, यानी अक्रिय गैस नहीं है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्रिया करती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ संयोग करके H2O बनाती हैं, तो ये दोनों सक्रिय हैं, अर्थात ये क्रियाशील हैं। और आपको पता होगा कि आर्गन है ना, पहला तो हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद तो आर्गन, उसके बाद होता है क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। तो रेडन भी होता है, लेकिन बल्ब में या तो आर्गन भरी जाती है या तो नियॉन भरी जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है। ऑप्शन है 3 नंबर आर्गन है, और यह आर्गन होगा इसका ऑप्शन। इनके अतिरिक्त कोई भी नहीं भरे जाते हैं। ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं विद्युत बल्बों में आर्गन और नियॉन। ठीक है, हीलियम भी भरे जाते हैं, जो मैं लाइट में प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहा हूं, और इसको जब विद्युत धारा के चैप्टर में चलूंगा तो मैं बताऊंगा। और मेरे एकेडमिक वाले वीडियो भी देखें, और आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन भी पढ़ा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सूचकांक ग्लास के निकटतम है, यानी कि कांच के निकटतम है। तो आप एक डाटा देखें। डाटा जो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, प्रश्न के बगल में यहां देखें, और आप सभी को दिख रहा होगा कि एक क्राउन कांच दिया हुआ है, जो ग्लास बोला जाता है उसको क्राउन कांच बोलते हैं। और दूसरा दिया हुआ है कनाडा वॉल्सम दिया हुआ है, जिसमें क्राउन कांच का 1.52 होता है और कनाडा वॉल्सम का 1.53 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सन्निकट हैं, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा कि कनाडा वॉल्सम सूचकांक ग्लास के निकटतम होता है, तो कनाडा वॉल्सम का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्न संख्या 6 होगी, और इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डी है, अर्थात डायोप्टर है। यहाँ डी का अर्थ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है श्रेणी, डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है डायोप्टर या ऑब्लिक साइन है, यानी कि इसका अर्थ है या शक्ति का मात्रक है। तीसरा दिया हुआ है दूरी, और चौथा दिया हुआ है फैलाव। तो डी जो डेनोट वो है डायोप्टर होता है, इसका 1/1 में एफ मापा जाता है, जो लेंस की क्षमता होती है। क्या होती है? लेंस की क्षमता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑफ लेंज। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंज बोलते हैं। और यह मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए।
और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एसआई यूनिट, वो होता है मीटर इनवर्स, है ना। क्या होता है? मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को डायऑप्टर बोला जाता है कि लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक है, जो व्यवहारिक मात्रक है वो डायऑप्टर है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा कि डी। यहाँ क्या अर्थ है? डायऑप्टर है, प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है, प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है, ये व्यवहारिक मात्रक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न दिख रहा है, जहां नंबरिंग गलत हो गई है पिछले से ही। 7 नंबर प्रश्न है लेकिन 6 नंबर दिख रहा है। एक दूसरे पर 20 डिग्री 120 डिग्री पर झुके दो दर्पण द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 3, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 2, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 4, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 1। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री अपॉन में a -1। क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन में a -1 होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ एक चीज मैं बना लूं, इस प्रकार से हेक्सागोन बना लूं, तो यहाँ जो बनता है 120 डिग्री का ही बनता है। अब यहाँ से यहाँ देखें, ये लाइन देखें, मैं इसको आगे की ओर बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं ये वाला कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। आप सभी को दिख रहा होगा। अब यहां से देखें कि जब झुकी हो और इसके बीच कोई बिंब रखी हो, तो यहां से यहां तक, इसको भी आगे बढ़ा दूं मैं और इसको भी आगे बढ़ा दूं, तो इनके बीच रखी होंगी तो या तो यहां प्रतिबिंब बनेंगी या तो यहां प्रतिबिंब बनेंगी। इस प्रकार से यह बनेंगी, इनके मध्य रखा हो तब। आते हैं यहां देख लेते हैं कि 360 डिग्री अपॉन में 120 डिग्री, क्योंकि a इक्वल टू क्या दिया है? -1। ये 3 बार में कटेगा और क्या होगा? 2। तो इसका ऑप्शन 2 ही सही होगा। अब 60 डिग्री रहता, अब बताते हैं हम कि 60 डिग्री रहता तो क्या होता। यहां से एक एंगल ये बनता, एक एंगल ये बनता, और ये 60 डिग्री जब बनाता, ठीक है। अब इसके बीच कोई पिंड रख देंगे आप, है ना। तो इसमें एक बार प्रकाश किरणें यहां से आपतित होंगी, फिर टकराएंगी, है ना। ये तब तक टकराती रहेंगी जब तक कि उनके आपतन के कोण और परावर्तन के कोण में डिफरेंस ना आ जाए। और यहां से यह डिफरेंस खत्म होते ही, डिफरेंस जाते ही, जब प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करने लगेंगी, यहां भी वही हुआ था। कब तक प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट करती रहेंगी? तब तक जब तक कि इनका कोण का सिचुएशन जो है वो मूल रूप में नहीं आ जाता। तो इस प्रकार से इसको मैं बताऊंगा कभी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें 5 होंगे। अगर 60 डिग्री हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे एक वस्तु के। मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है 7 नंबर। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब पर दाब की स्थिति में, देख रहे हैं 7 नंबर नहीं है 8 नंबर प्रश्न है, ठीक है। नंबरिंग गलत हो चुकी है, चलिए उससे कोई लेना देना नहीं, प्रश्न पढ़ते जाएं। की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम अवोगाद्रो का नियम कहलाता है। आपको मैं बता दूं कि गैस से संबंधित ही नियम है बायल का नियम और चार्ल्स का नियम।
एक व्युत्क्रमानुपाती नियम होता है, बायल का नियम, और चार्ल्स का नियम भी एक अलग सा नियम होता है जो मैं पढ़ा दूंगा। अभी इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। श्वेत प्रकाश है ना, डायरेक्टली याद रखेंगे। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? श्वेत प्रकाश। प्रकाश के का अपवर्तन कराने के लिए क्या करते हैं? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पास कराते हैं ना। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित होता है? तो इसका ऑप्शन है जीम-मैन प्रभाव। कौन सा? इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, जीम-मैन प्रभाव है। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, मैं 10 ही करवाने वाला था लेकिन नंबरिंग गलत हो चुकी है। 10वां प्रश्न ही 11वां प्रश्न है। एक अश्व शक्ति इक्वल टू लगभग ... वाट्स के बराबर होता है, तो इसे आप कहेंगे कि 746 वाट्स। मैंने लिखा था 1 HP बराबर 746 वाट लिखा था, वाट। और यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 सही है। अब इजाजत चाहता हूं, यही अंत कर